नमस्कार सभी को। आज ऑडिबल एआई आपके लिए कुछ नया लेकर आया है। आज हम सुनेंगे राज शमानी और दीपेंद्र गोयल के पॉडकास्ट का सारांश, जहां आपका समय बर्बाद किए बिना पॉडकास्ट के जो मुख्य और जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें आपके सामने पेश किया जाएगा इस इंटरव्यू ऑडियो के जरिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक जरूर करें और अपने करीबी लोगों के साथ शेयर करके हमारा साथ दें। चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे पास ज़ोमैटो के संस्थापक दीपेंद्र गोयल का एक लंबा और कह सकते हैं काफी गहरा इंटरव्यू है जी और हम इसके जरिए उनके सोचने के तरीके को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। हम सिर्फ एक कामयाब बिजनेस की कहानी नहीं देखेंगे, बल्कि उस मानसिकता की परत दर परत पड़ताल करेंगे जिसने भारत के सबसे बड़े स्टार्टअप्स में से एक को बनाया है। और सवाल यही है कि बचपन की जो तकलीफें होती हैं, जो असुरक्षाएं होती हैं, हाँ, वो एक लीडर को किस हद तक मतलब आकार दे सकती हैं। बिल्कुल ये विश्लेषण ज़ोमैटो की बैलेंस शीट के बारे में नहीं है, बिल्कुल। ये उन व्यक्तिगत अनुभवों और संघर्षों के बारे में है जिन्होंने दीपेंद्र गोयल के काम करने के कह सकते हैं विवादास्पद लेकिन बेहद सफल तरीकों को जन्म दिया। हाँ, हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो बताते हैं कि कैसे एक बच्चा जिसे छोटा, सांवला और हकलाने वाला कहकर चिढ़ाया जाता था, वो एक ऐसी कंपनी बनाता है जो इस बात पर चलती है कि काम को नौकरी नहीं बल्कि अपनी जिंदगी का हिस्सा समझो। ये तो एक तरह से साइकोलॉजिकल केस स्टडी जैसी है, आप कह सकते हैं। चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से सब शुरू हुआ, उनका बचपन। इंटरव्यू में एक बात जो मुझे चौंका गई वो ये थी कि उन्हें बचपन में काफी तंग किया जाता था। मतलब उनके दोस्तों के माता पिता अपने बच्चों को उनसे दूर रहने के लिए कहते थे। सोचिए, ये किसी भी बच्चे के लिए कितना तकलीफदेह होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने जो सबसे चुभने वाली बात बताई वो ये थी क्या? कि जब वो कुछ बोलते थे तो लोग सुनते नहीं थे या बीच में ही बात काट देते थे। अच्छा, जरा सोचिए, एक बच्चे के मन पर इसका क्या असर हुआ होगा। यह एहसास कि आपकी आवाज का, आपके विचारों का कोई मोल नहीं है। और ये भावना उनके अंदर बहुत गहराई तक बैठ गई होगी। बिल्कुल। और शायद यही उनकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह भी बना। कैसे? इंटरव्यू से साफ पता चलता है कि स्टार्टअप शुरू करने की उनकी शुरुआती इच्छा वो पैसा या शोहरत कमाना नहीं थी। तो फिर क्या थी? वो बस ये चाहते थे कि उनका अपना सोशल सर्कल, उनके दोस्त उनकी बातों को महत्व दें, उन्हें सुने जाने की एक गहरी जरूरत थी। ये एक क्लासिक मनोवैज्ञानिक मोड़ है। सही कहा। जहां बाहरी दुनिया में मिली सफलता उनकी उस अंदरूनी आवाज को वैधता देती है जिसे बचपन में दबा दिया गया था। मतलब ये किसी बिजनेस प्लान से नहीं, बल्कि एक गहरी व्यक्तिगत जरूरत से पैदा हुई जिद थी। हाँ, वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते थे जहां कोई उनकी बात ना काटे, जहां लोग उन्हें सुनने के लिए मजबूर हों। और एक कामयाब कंपनी का सीईओ बनकर उन्होंने ठीक यही हासिल किया। बिल्कुल। उनके हकलाने की समस्या ने भी इसमें एक बड़ी भूमिका निभाई। वो आज भी पब्लिक में बोलने से बचते हैं। जी, उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि पिछले 7-8 सालों में उन्होंने कोई टाउन हॉल नहीं किया है। सोचिए, एक इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ जो अपनी टीम से सीधे बात नहीं करता। उनका नजरिया बदल गया है। अब वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, अब अगर मैं हकलाता भी हूं तो लोग मुझे सुनेंगे। सफलता ने उन्हें वो आत्मविश्वास दिया है। हाँ, लेकिन आदतें बनी रहती हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इस कमी ने उन्हें एक बेहतर लेखक बना दिया। अच्छा? जी, वो मानते हैं कि बोलने में जो कमी रह जाती है वो उसे लिखने की कला से पूरा कर लेते हैं। ये दिखाता है कि कैसे एक कथित कमजोरी को भी अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदला जा सकता है। सही। और इसी मानसिकता से, यानी हर चीज को एक अलग नजरिए से देखने की सोच उनके ज़ोमैटो चलाने के तरीकों में भी साफ दिखती है। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि ज़ोमैटो जैसी पब्लिक कंपनी में कोई तिमाही या सालाना लक्ष्य, मतलब क्वार्टरली और एनुअल गोल्स होते ही नहीं है। हाँ, ये सुनकर कोई भी चौंक जाएगा। ये कैसे संभव है? ये वाकई उनके काम करने के सबसे विवादास्पद तरीकों में से एक है। और यहाँ सवाल उठता है कि क्या ये तरीका सच में भरोसे पर चलता है या ये जवाबदेही से बचने का तरीका है? शायद। इंटरव्यू में वो दावा करते हैं कि वो निवेशकों को भविष्य के अनुमान, मतलब फाइनेंशियल प्रोजेक्शन नहीं बेचते। तो फिर वो निवेशकों को बताते क्या है? वो उन्हें बाजार का आकार और अवसर बताते हैं। वो कहते हैं, ये बाजार बहुत बड़ा है और हमारे पास इस जीतने का एक अच्छा मौका है। लेकिन क्या ये हर निवेशक के लिए काफी है? मुश्किल है कहना। तो इसके पीछे का दर्शन क्या है? वो ऐसा क्यों करते हैं? उनका मानना है कि लक्ष्य तय करने से लोगों का जो प्रयास है वो उस लक्ष्य तक ही सीमित हो जाता है। अच्छा। अगर आप किसी को 100 का टारगेट देंगे तो वो 100 पर आकर रुक जाएगा, भले ही उसमें 120 करने की क्षमता हो। ये बात तो सही है। वो लोगों से उनका सर्वश्रेष्ठ प्रयास चाहते हैं, बेस्ट एफर्ट, जो कि एक बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है। इसे आप माप नहीं सकते।
तो ये पूरा सिस्टम भरोसे पर बना है। बिल्कुल, वो अपनी टीम पर भरोसा करते हैं कि वे सबसे अच्छा काम करेंगे। ये एक बहुत ही अलग और जोखिम भरा तरीका है। मुझे ये ओनर माइंडसेट और जॉब माइंडसेट वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत दिलचस्प लगा। हाँ, वो जो उदाहरण देते हैं वो इसे काफी साफ कर देता है कौन सा उदाहरण? कि अगर शुक्रवार शाम 6 बजे सिस्टम में कोई बड़ी खराबी आ जाए जिसे ठीक करने में 2 घंटे लगेंगे, हाँ, तो नौकरी की मानसिकता वाला व्यक्ति कहेगा अब तो वीकेंड शुरू हो गया, सोमवार को देखेंगे। सही बात है। लेकिन मालिक की मानसिकता वाला व्यक्ति उसे उसी समय ठीक करेगा, क्योंकि वो उसे अपनी जिम्मेदारी समझता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी तो है। क्या ये 24/7 काम करने वाले हसल कल्चर को बढ़ावा नहीं देता? देता है, और वो खुद ये कहते हैं, क्या कहते हैं? मेरे साथ काम करने की कीमत बहुत ज्यादा है, आपको काम को लेकर जुनूनी होना पड़ेगा। तो इसका मतलब जोमैटो का कल्चर 9 से 5 की घड़ी पर नहीं, बल्कि 9 से 5 की मानसिकता पर चलता है। ये उस संस्कृति से बिल्कुल अलग है जहां आज काम के बाद डिस्कनेक्ट करने के अधिकार की बात होती है। गोयल का मानना है कि जो लोग सच में काम की परवाह करते हैं वो हमेशा जुड़े रहेंगे। हाँ, ये कल्चर हर किसी के लिए नहीं है। ये एक खास तरह के लोगों को अपनी ओर खींचता है और बाकी सबको बाहर कर देता है, एक फिल्टर की तरह। इसी भरोसे और मानसिकता वाले धागे को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं ब्लिंकिट के अधिग्रहण की। वो एक बहुत बड़ा मोड़ था। उस समय तो इसे सिर्फ अपने बचपन के दोस्त एल्बिंदर ढींसा को बचाने के एक कदम के तौर पर देखा गया था। जोमैटो का स्टॉक 75% तक गिर गया था। बाजार ने इसे पूरी तरह नकार दिया था। हाँ, और बाहरी कहानी यही थी कि दीपेंद्र अपने दोस्त की डूबती नाव को बचा रहे हैं। लेकिन इंटरव्यू में वो एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर पेश करते हैं। अच्छा? उनके लिए ब्लिंकिट, जो तब ग्रोफर्स था, कोई डूबता हुआ बिजनेस नहीं था। वो एक ऐसी सर्विस थी जिसकी लोगों को लत लग सकती थी। उन्होंने इसे खुद इस्तेमाल करके देखा था। जी, और उन्हें लगा कि इस बिजनेस में बहुत दम है। और यहाँ पर वो दोस्त वाली बात पर एक बहुत ही दिलचस्प तर्क देते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि एक दोस्त पर दांव लगाना कोई खराबी नहीं, बल्कि एक खूबी थी। खूबी? वो कैसे? जोमैटो के भविष्य के लिए, इतने बड़े दांव के लिए, उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जिस पर वो अपनी जान से ज्यादा भरोसा कर सके, और वो व्यक्ति एल्बिंडर थे। तो ये तर्क दोस्त को बचाने वाली कहानी को पूरी तरह से पलट देता है। बिल्कुल, ये भरोसे पर आधारित एक रणनीतिक फैसला बन जाता है। उनका कहना है कि आप अपनी पूरी कंपनी का भविष्य किसी ऐसे अनजान संस्थापक पर दांव पर नहीं लगा सकते जिस पर आपको 100% भरोसा ना हो। तो दोस्ती यहाँ एक लायबिलिटी नहीं बल्कि एसेट थी। सही। लेकिन कहानी में एक और नाटकीय मोड़ है। अधिग्रहण के ठीक बाद दीपेंद्र ने एल्बिंदर को कंपनी छोड़ने के लिए कह दिया। हाँ, ये सुनने में बहुत अजीब लगता है। अपने सबसे अच्छे दोस्त को, जिसे बचाने के लिए उन्होंने अपनी कंपनी दांव पर लगा दी थी, उससे कहा तुम ये नहीं कर पाओगे। ये कैसा मैनेजमेंट स्टाइल है? ये गोयल की रॉक बॉटम तकनीक का एक क्लासिक उदाहरण है। रॉक बॉटम तकनीक? हाँ, ये बेहद क्रूड लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक सोच है। उनका मानना था कि एल्बिंदर अभी भी ग्रोफर्स वाली पुरानी मानसिकता में फंसे हुए हैं। उन्हें उस मानसिकता से बाहर निकालने और ब्लिंकिट को एक नई नजर से देखने के लिए एक जोरदार झटके की जरूरत थी। तो क्या ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक खेल था? आप ऐसा कह सकते हैं। वो खुद मानते हैं कि जिन लोगों में उन्हें अपार क्षमता दिखती है, उन्हें वो जानबूझकर चोट पहुंचाते हैं ताकि वो आत्मनिरीक्षण कर सके। हाँ, वो कहते हैं कि मैं लोगों को उनके आत्मविश्वास के सबसे निचले स्तर पर ले जाता हूं ताकि वो चीजों को नए सिरे से सीख सकें। ये एक बहुत ही जोखिम भरी प्रबंधन रणनीति है। वो दावा करते हैं कि 5 में से 4 लोग इससे और मजबूत होकर निकलते हैं। लेकिन हम उस एक व्यक्ति के बारे में कभी नहीं सुनते जो इस प्रक्रिया में टूट जाता है। ये सब सुनकर लगता है कि विवाद तो उनकी शख्सियत का हिस्सा है। और जोमैटो हमेशा विवादों में रहा भी है। हाँ, 10 मिनट की डिलीवरी वाला मामला ही ले लीजिए। एक सांसद ने इस पर रोक लगाने की मांग की थी क्योंकि इससे राइडर्स की जान को खतरा होता है। जी, और ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। गोयल इसका 2 तरफा बचाव करते हैं और हमें दोनों पक्ष को देखना होगा। पहला, उनका दावा है कि राइडर्स को कभी भी डिलीवरी के लिए कोई समय सीमा नहीं दी जाती। तो फिर तेजी कैसे आती है? तेजी राइडर के तेज चलाने से नहीं, बल्कि स्टोर के घनत्व यानी डेंसिटी से आती है। अच्छा। वो बताते हैं कि दिल्ली एनसीआर में 400 से ज्यादा डार्क स्टोर है, मतलब लगभग हर नुक्कड़ पर एक स्टोर है। इसलिए राइडर को सिर्फ 1-2 किलोमीटर ही जाना पड़ता है। और जो टाइमर ग्राहक को दिखता है, उनके मुताबिक वो सिर्फ ग्राहक के लिए है, राइडर के लिए नहीं। लेकिन क्या ये तर्क काफी है? भले ही आप राइडर को टाइमर ना दें, लेकिन जब ग्राहक को 10 मिनट का वादा किया गया है तो एक अदृश्य दबाव तो बन ही जाता है। बिल्कुल, और यहीं पे उनका दूसरा तर्क आता है जो ज्यादा विवादास्पद है। वो क्या है? उनका कहना है कि जब भारत में
रेड लाइट जंप करना या ट्रैफिक नियमों को तोड़ना एक आम सामाजिक बात है। तो इसके लिए सिर्फ जोमैटो के राइडर्स को ही दोषी क्यों ठहराया जाए? वो इसे एक सामाजिक समस्या के तौर पर देखते हैं जिसे सिर्फ एक कंपनी पर नहीं थोपा जा सकता। ये एक तरह से जिम्मेदारी को बांटने की कोशिश है। हाँ, जिसे कुछ लोग सही मान सकते हैं और कुछ लोग इसे जिम्मेदारी से बचना कह सकते हैं। उन पर एक और गंभीर आरोप लगता है कि वो लोगों को डिस्पोजेबल समझते हैं, मतलब इस्तेमाल करके फेंकने वाली चीज। हाँ, एक खबर आई थी कि उन्होंने एक साथ 500-600 कर्मचारियों को निकाल दिया। जी, और इस पर भी उनका पक्ष सुनना जरूरी है। इंटरव्यू में वो दावा करते हैं कि ये खबर पूरी तरह गलत थी। तो सच क्या था? उनके मुताबिक सिर्फ 20 लोगों को उनके प्रदर्शन के आधार पर निकाला गया था, और वो भी कई महीनों तक लगातार फीडबैक देने के बाद। यहाँ असलियत और धारणा के बीच एक बहुत बड़ा अंतर दिखता है। बहुत बड़ा। तो उनका नजरिया क्या है? वो इसे कैसे सही ठहराते हैं? उनका दृष्टिकोण बहुत साफ है और शायद कुछ लोगों के लिए ठंडा लगे। वो कहते हैं कि जब किसी को जाने के लिए कहा जाता है तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने महीनों तक दिए गए फीडबैक को ना तो समझा और ना ही उस पर कोई काम किया। उनके अनुसार ये कर्मचारी के अनुकूलन में विफलता है। हाँ, न कि कंपनी का कोई अचानक लिया गया कठोर फैसला। वो ये भी कहते हैं कि लोग तब तक नहीं सीखते जब तक उन्हें दर्द न हो। तो जब वो फीडबैक को नजरअंदाज करते रहते हैं तब अंत में उन्हें जाने के लिए कहना पड़ता है। ये उनकी रॉक बॉटम फिलॉसफी का ही एक हिस्सा लगता है। तो आज हमने दीपेंद्र गोयल की दुनिया की एक गहरी झलक देखी। एक ऐसा लीडर जिसे बचपन में मिली अस्वीकृति ने घड़ा, हाँ, जिसने लक्ष्यों के बजाय भरोसे पर एक कंपनी बनाई और जिसके तरीके बेहद कठोर और विवादास्पद हैं। बिल्कुल। ये कहानी सिर्फ एक कंपनी बनाने की नहीं है, बल्कि खुद को दुनिया के सामने साबित करने की एक ना खत्म होने वाली लड़ाई की है। और अब एक विचार आपके लिए छोड़ जाते हैं। इंटरव्यू में दीपेंद्र बताते हैं कि उन्होंने कभी 10 साल का विजन नहीं बनाया। उनका ध्यान हमेशा अगले हफ्ते की समस्या को हल करने पर था। जी। और उनकी इस यात्रा की शुरुआत तब हुई जब उनके पिता, जो एक शिक्षक थे, ने अपनी जीवन भर की बचत के 2 लाख रुपए उन्हें इस अनिश्चित यात्रा के लिए दिए थे। तो सवाल ये उठता है कि क्या असाधारण सफलता लंबी अवधि के भव्य योजनाओं से बनती है, या फिर ये खुद को साबित करने की एक गहरी व्यक्तिगत जरूरत से प्रेरित होकर ठीक सामने खड़ी तात्कालिक समस्या को हल करने पर एक जुनूनी और अथक ध्यान का नतीजा है? क्या बड़ी चीजें बनाने के लिए बड़ी योजनाएं जरूरी हैं, या एक